थाईलैंड एक ऐसी जगह जो कि हर एक इंडियन ट्रैवलर की टॉप बकेट लिस्ट में होता है, और मेरी भी थी। अपने इस थाईलैंड के ट्रिप में मैंने वो जगह एक्सप्लोर करी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड एंजॉय दिस वीडियो। सो मेरे थाईलैंड का थर्ड टाइम। पहली बार मैं गया था 2018 में एक शूट पर। 2019 में अपने भाई के साथ गया और वहां 12 दिन रह गया, और 2024 में मुझे दोबारा मौका मिला है थाईलैंड जाने का। लेकिन इस बार एक चीज श्योर है कि मैं वो पर्टिकुलर टिपिकल टूरिस्ट प्लेसेस नहीं विजिट करने वाला। आई वॉन्ट यू टू फील द ऑथेंटिक थाईलैंड, वो हिडन जेम्स और वो रिमोट प्लेसेस पे जाना चाहता हूँ जहां लाइक जो मुझे थाईलैंड की एक्चुअल फीलिंग है। सो बस अपना पूरा विस्ता पैक करा, फ्लाइट्स बुक करी और पहुंच गया थाईलैंड। अब रात की फ्लाइट है एंड अब समझ नहीं आ रहा सो भी पाऊंगा या नहीं सो पाऊंगा। तो यार, रात की फ्लाइट करने का थोड़ा सा नुकसान तो होता है। मेरी फ्लाइट 4 बजे की थी, तो मुझे 3 घंटे पहले 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और कम से कम 12 बजे मुझे घर से निकलना पड़ा। और फ्लाइट में तो मुझे नींद आती ही नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं मिलता सोने के लिए। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा सोया हूँ, पर यहाँ आते ही ना सारी थकान उतर गई। और एक कमाल की बात यह है कि इमिग्रेशन पे ना दे डिडंट आस्क एनीथिंग। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो फिर भी उन्होंने कुछ पूछा था कि कहाँ रह रहे हो क्या, बट दिस टाइम दे हैवंट आस्क्ड एनीथिंग। लाइक कुछ नहीं पूछा, सिर्फ टिकट पे ठप्पा लगा और बोला जाओ। थाईलैंड में मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका था और मुझे पता था यहाँ कैब बुक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रैब। तो मैंने फटाफट ग्रैब से कैब बुक करी और पहुंच गया अपने बैंकॉक के होटल में। मुझे बैंकॉक में सिर्फ एक ही दिन स्टे करना था, इसलिए मैंने 2 महीने पहले ही अगोड़ा से एक सस्ता सा और अच्छा होटल बुक कर लिया। और इस होटल की एक रात की कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए। मैं थक इतना गया था कि मैंने फटाफट 2 घंटे की क्विक नैप ली और उठने के बाद लगी थी जोर से भूख। बैंकॉक का एक तो फायदा है, यहाँ वेजिटेरियन खाने की कोई कमी नहीं है, और स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट तो यहाँ भर भर के। और थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरे को मिल गया एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और भाई, यहाँ का खाना और यहाँ की वाइब बिल्कुल एकदम इंडिया की याद दिला रही थी। मैंने यहाँ का डोसा खाया और डोसे का टेस्ट एग्जैक्टली सेम था जो यूजुअली हमें इंडिया में मिलता है, और ओनर भी हमारे इंडियन ही थे। तो बस फटाफट पेट पूजा करी और निकल गया मैं अपनी पहली लोकेशन पर। सिटी से ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव पर मैं पहुंच गया एरावान म्यूजियम। बहुत लाइक ऐसी यूनिक जगह, ऐसी यूनिक मंदिर, पता नहीं वीडियो में आपको ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट इट्स रियली 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 वेरी ह्यूज। ऐसी चीज़ ना मैंने कभी इंडिया में देखी ना वियतनाम में देखी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो जो लोग बैंकॉक आ रहे हैं और दे वांट टू एक्सप्लोर मोर देन नाना प्लाजा, तो ऐसी जगह ज़रूर आए। दीज प्लेसेस आर रियली 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 प्रिटी। जैसे ही निकला तो ट्रैफिक इतना हो गया था कि मेरे को बीच रास्ते में उतरकर मेट्रो लेनी पड़ी। लेकिन एक बात तो है, बैंकॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काम एंड केओस। यहाँ का ट्रैफिक देख के आपको मुंबई की याद तो जरूर आएगी, लेकिन आप जब पैदल वॉक करते हो, आई डोंट नो, ये सिटी आपको एक अलग ही पीस देती है। तो बस शाम जवां थी तो
मैं चला गया यहाँ के डिफरेंट मॉल्स, थोड़ी सी शॉपिंग करी, थोड़ा खाना खाया एंड वापस होटल पहुंचा, क्योंकि मेरी सुबह 6 बजे की अगेन फ्लाइट थी। अगले दिन की शुरुआत काफी जल्दी हुई, तो सुबह सुबह निकल गया मैं एयरपोर्ट की तरफ, जो कि यहाँ से 1 घंटे दूर था। मैं अभी थाईलैंड की ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ से 45 मिनट्स की फ्लाइट के बाद मैं पहुंच गया को सुमन। और भाई जैसे ही उतरा तो मुझे ऐसा लगा मैं डायरेक्टली किसी रिजॉर्ट के अंदर उतर गया हूँ, क्योंकि यहाँ का एयरपोर्ट ही इतना सुंदर है कि पूछो मत। तो अगर आप लोगों को कोफनगान जाना है तो उसके लिए आपको पहले कोसू में ही आना पड़ेगा, फ्लाइट से आओ या फेरी से आओ, एंड देन यहाँ से आपको स्पीड बोट या फेरी लेनी होगी जो कि आपको कोफनगान लेके जाएगी। आप वो गलती मत करना जो मैंने करी। मुझे यहाँ से जाना था अपने स्पीड बोट तक, जो कि था सिर्फ 5 किलोमीटर, और मैंने गलती से प्राइवेट कैब बुक कर ली इंस्टेड ऑफ अ शेयरिंग। तो जहाँ मेरे 200 रुपये लगने थे वहाँ मेरे लगे 800 रुपये। वहाँ पहुँचते ही मैंने कॉफ़ी पी और थोड़ा सा खाना खाया, और इन जस्ट 20 मिनट में मैं पहुँच गया कोफनगान। एवरीवन, सो मैं पहुंच गया हूँ कोफनगान। लास्ट में यहाँ 2019 में आया था फुल मून पार्टी अटेंड करने के लिए, और इस टाइम मैं आया हूँ हाफ मून पार्टी अटेंड करने के लिए। बहुत लोग ये जानते नहीं होंगे कि हाफ मून पार्टी करके भी कोई चीज़ है। तो इस बार कोफनगान में मुझे पता है बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए। तो इस बार हम वो सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, वो ब्यूटीफुल बीचेस एक्सप्लोर कर, और ना मुझे अपनी वो जो पुरानी ना मेमोरीज याद आ रही हैं। हम कैसे कैसे वो पब्लिक बड़ी बोट लेके आए थे। इस बार तो हम स्पीड बोट से आए हैं, बट हाँ, कैसे कैसे घूमे थे, क्योंकि उस टाइम पैसे बिल्कुल नहीं थे। लाइक हार्डली भी 12 दिन के लिए हम कितने 40,000 रुपये लेके आए थे टोटल, इंक्लूडिंग द फ्लाइट्स एंड ऑल। और इस टाइम तो फ्लाइट ही 40,000 की है। बट एनीवेज, वो ना हो थाईलैंड में आके टैनिंग होना तो 200% है ही है। तो अभी मैं अपने चेक इन कर लिया एक्सप्लोरर, जो मैंने होटल बुक करा था, एंड आई जस्ट गिव यू अ रूम टूर। तो अभी बस एक कोराम बीच इन्होंने बताया है, वहाँ जाओ, वहाँ स्विम करो, बहुत क्लियर वाटर है, थोड़ा रिमोट है। तो बस अभी वहीं निकल रहा हूँ, यहाँ से 34 मिनट्स पे है, एंड या जाके देखते हैं। कोफनगान के जो रोड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, आई मीन बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर करिए कि आपको स्कूटी अच्छे से चलानी आती हो, और आप ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आधे घंटे की राइड के बाद मैं एक सीक्रेट बीच पे आ गया हूँ, और मुझे यहाँ आके रियलाइज़ हुआ मैं लास्ट टाइम भी इधर ही आया था, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ यहाँ दोबारा आना। तो अभी मैं जाता हूँ और नीचे आपको दिखाता हूँ कि लाइक हाउ इट्स लाइक। जैसे जैसे मैं बीच की तरफ बढ़ रहा था ना, मुझे दिख रहा था कि क्राउड आज बहुत ही कम है। यहाँ बारिश काफ़ी हुई थी, इसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा जितना मैंने लास्ट टाइम देखा था। लेकिन हाँ, जब यहाँ पूरी तरह से धूप निकली होती है, सनसेट हो रहा होता है, तो ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ तो उतना मुझे मज़ा नहीं आया, और मैं निकल गया अपने हादरिन बीच की तरफ। वो अगेन यहाँ से 30 to 35 मिनट्स की दूरी पे था। और जैसे ही मैं हादरिन बीच में घुसा, आई मीन
इतना सुंदर और इतना अच्छा लगा था ना, लाइक वाइट सैंड बीचेस एंड ब्लू वाटर। आई मीन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस सीक्रेट बीच को लेकर थी वो मेरी सारी हादरन बीच ने पूरी कर दी थी। तो बस फिर क्या, कपड़े निकाले और कूद पड़ा यहाँ के पानी में। और जैसे ही फिर मैं अपने होटल आया, मैंने देखा एक कमाल का सनसेट। आई मीन मतलब एक अच्छे स्विम के बाद आपको ऐसा सनसेट देखने को मिले, लाइक और क्या ही चाहिए। आज सुबह 4 बजे से जगा हुआ था और शाम होते होते मैं काफ़ी थक गया था। तो मैंने सोचा कि आज रात को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करते हैं, क्योंकि अगले दिन मुझे निकलना था कोताओ के एक्सकर्शन के लिए। अपने कोताओ टूर के लिए, और इस बार मैं शूट कर रहा हूँ ये एक्शन कैमरा से। आई बॉट इट DJI Osmo 3 एंड अभी से मुझे पूरा फ्रेम का पता तो नहीं लग रहा, वो एडिटिंग में ही पता लगेगा। गए सेंटर पे और एक पता लगा पर पर्सन 250 बात की और एक एंट्री फीस होती है जो कि आपको पार्क की देनी पड़ती है टू गो फॉर दैट कोताओ टूर। कोताओ एंड देन एक और नाम है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो टोटल टूर ये होता है एंड तो 2000 बात प्लस 250, तो आपको 2250 बात का टोटल ये टूर पड़ेगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो या अभी हमको यहाँ इन्होंने उतारा है, वी पेड द फीस 250 बात, और अभी हमको ले जा रहे हैं आई गेस जहाँ पर हमारी फेरी है। सो फेरी स्टार्ट फ्रॉम कोसुमुई से फिर वो कोफनगान आती है, कोफनगान पे हमें उठाएगी एंड देन विल मूव टू कोताओ। मतलब टूर बेसिकली दोनों जगह से ही होता है, कोसुमुई से चले जाओ आप, कोफनगान से चले जाओ। एक्साइटमेंट फुल ऑन। सबसे पहली बात की फेरी नहीं, स्पीड बोट आती है। हमको ऑलमोस्ट 45 to 55 मिनट्स लगेंगे हमारी पहली लोकेशन तक। तो अभी हम आ गए ना यांग करके है इस आइलैंड का नाम, जिसमें बेसिकली 2 आइलैंड एक सैंड बैंक के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, और इसमें एक टॉप पर जाके एक व्यू पॉइंट आता है जिससे हमें पूरा एक बड़ा सिनेमैटिक व्यू मिलता है। तो अभी हमें 1.5 आवर मिला है ये पूरा आइलैंड घूमने का, तो मुझे ऊपर भी जाना है, बट राइट नाउ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं ऊपर जाके ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। फुल ऑन धूप निकल गई थी जिसकी वजह से पानी जो था ना वो एकदम ब्लू लग रहा था। बट मुझे किसी ने बताया कि उस साइड ना वहाँ पर बेबी शार्क्स हैं, तो मैं फटाफट इधर स्नॉर्कल करके आई गो ओवर देयर। सो आई गेस इधर बेबी शार्क्स दिखे हैं इनको एंड वी आर ओवर हियर, और जाके देखते हैं कि यार लाइक एटलीस्ट कुछ तो दिखे, क्योंकि उस साइड हमें फिशेस भी नहीं दिखी, हार्डली कुछ फिशेस दिखी है, बट आई फील इधर काफ़ी कुछ दिख सकता है। सो लेट्स गो। और आप मानोगे नहीं, पानी में जाते ही इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर, मतलब जितनी दूर देखूं सब कुछ एकदम साफ और क्लियर दिख रहा था। अनफॉर्चुनेटली बेबी शार्क्स तो नहीं दिखी, बट ये कमाल का एक्सपीरियंस जरूर एक्सपीरियंस करा। मेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जिसमें मेरे को पूरा पहाड़ चढ़ना है और वापस आना है। Guys, how much time did it take to reach at the top? 5 minutes, I think. 5 minutes. Okay. Thanks. हालत खराब है यार, और इतनी स्टीप चढ़ाई है। ओह फक। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, आई मीन
वाओ, क्वेश्चन अभी कहाँ गया? वो देखो, डू यू सी दीस पीपल? फिर बस लंच करा और निकल पड़े एक दूसरे स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस पर। 3, 2, 1 ये कोई नॉर्मल स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पर मैंने लाइफ में पहली बार किसी टॉर्टोइस को ऐसे ओपन वाटर्स में देखा। लाइफ में ना कुछ चीज़ें एकदम पिक्चर की तरह छप जाती है हमारे दिमाग में, और आज का ये एक्सपीरियंस उसी तरह छप गया था। कोफनगान की ना एक बहुत स्पेशल खूबी है, आप किसी भी बीच पे चले जाओ आपको ऐसा अमेजिंग सनसेट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं सुबह से ही एक्साइटेड था हाफ मून पार्टी के लिए। एकदम मस्त प्लान कर रखा था कि सुबह मॉर्निंग में अपना एक्सकर्जन कर लेंगे और इवनिंग में अपना होटल आके चले जाएंगे हाफ मून पार्टी। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ में सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जब कल आया तो मेरे जो होटल में जो वहाँ काम करते हैं उन्होंने बोला कि हाफ मून पार्टी आज है, लेकिन आज मुझे एक्चुअल पता लगा कि हाफ मून पार्टी जो थी वो कल थी। और ये सुन के भाई मेरा तो मतलब दिमाग खराब, एकदम मन टूट गया यार कि मैं जिस वजह से मैंने अपनी पूरी आइटनरी बनाई, अरेंज करी, टिकट्स बुक करी, होटल बुक करे, वो पार्टी में से स्किप हो गई। मैंने फुल मून पार्टी ऑलरेडी देख रखी थी 2019 में, बट दिस टाइम आई वांटेड टू एक्सपीरियंस हाफ मून पार्टी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हाफ मून पार्टी करके भी एक पार्टी होती है थाईलैंड में। सो कुछ नहीं, बस अपने होटल में सैड होके सो गया। एक और पार्टी हो रही थी, बट मैंने कहा एक तो मैं अकेला हूँ, अगर दोस्त होते तो शायद हम उधर चले जाते, लेकिन अब मन नहीं कर रहा था। सुबह उठते ही बारिश इतनी हो गई कि पूछो मत, और आज मुझे जाना था कोफनगान से कोह सामुई। किसी तरह भीगता भागता मैं अपने होटल पहुंचा। होटल पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा और ये उम्मीद करी कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया था। वो आपको ब्लू वाटर और वाइट सैंड बीचेस नहीं दिख रहे थे। शाम हो गई थी, कुछ तो करना था, तो मेरे रिजॉर्ट वालों ने मेरे को एक हॉर्स राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया, और यार क्या मजा आया हॉर्स राइडिंग करने में, मैं क्या ही बताऊं। तो रात होते ही मैं निकल गया फिशरमैन मार्केट की तरफ, और भाई साहब पहुंचते ही जो वहां का माहौल था ना, I mean अलग ही लेवल। जो लोग कोह सामुई में आके पार्टी वाली जगह ढूंढ रहे हैं ना रात को, देन यू शुड कम टू दिस प्लेस। यहाँ पर सब है, आपके क्लब्स है, पार्टी प्लेसेस है, शॉपिंग है, और बीच साइड पर आपको एक फायर शो भी मिलता है। आप आराम से बैठिए, खाना खाइए, लोगों से बात करिए एंड अपनी इवनिंग एंजॉय करिए। तो यहाँ होता है मेरा थाईलैंड पार्ट 1 का। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाने वाला हूँ एक अमेजिंग वाटर एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यू पॉइंट जिसके बारे में ना ही आपने कभी सुना है और ना ही देखा है, और थाईलैंड के वो अमेजिंग टेम्पल्स जो आपने शायद बाकी वीडियोस में ना देखे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून।